नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में भी क्या एमबीए अभी अस्तित्व में है या समाप्त हो गया? और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2004 में जब अटल सरकार की विदाई हुई थी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो उसके लिए यूपीए का गठन किया गया। और जब वो सरकार चली गई 2014 में और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद हमने सुना नहीं कि कभी यूपीए की कोई बैठक हुई हो या सब दल इकट्ठा हुए हों या यूपीए अस्तित्व में भी हो। क्योंकि यूपीए का उस समय जो हिस्सा बने थे वो सब अपना राग, अपनी ढपली जो है वो अलापते हुए दिखाई दिए। और राज्यों की अगर हम बात करें, जिन राज्यों से वो यूपीए के घटक दल आते थे, तो वहां कई तो कांग्रेस के खिलाफ ही ताल ठोकते हुए दिखाई दिए। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी अक्टूबर नवंबर 2019 में जब शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से करीब 2.5 दशक पुराना नाता तोड़ा और शरद पवार और संजय राउत की पहल पर या कह लीजिए कि समन्वय पर कांग्रेस तैयार हो गई, और वहां पर फिर ये तय हुआ होटलों की बैठक में कि एक महाविकास अघाड़ी नाम का संगठन बनाया जाए। उस समय तो ये भी कहा गया कि इसका एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होगा। वो कभी 2.5 साल में दिखाई तो दिया नहीं। बहुत सारे लोगों ने तो बल्कि मजाक उड़ाना शुरू किया कि इनका मिनिमम जो कॉमन प्रोग्राम है वो शायद वही है जो अनिल देशमुख कर रहे थे या जो दूसरे लोग कर रहे थे। तो सवाल ये है कि जब जून के आखिर में एमवीए सरकार का पतन हुआ, तो उसके बाद अब तक क्या एमवीए की कोई बैठक हुई? क्या आपस में कोई राबता है एमवीए के घटक दलों के बीच में, इनके नेताओं के बीच में? दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, कोई खबर नहीं आती है कि एमवीए नाम के गठबंधन की कोई बैठक भी हुई है या किन्हीं मुद्दों पर बैठ करके कोई आगे की रणनीति भी तैयार की है। तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा भी इस समय महाराष्ट्र में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज महाराष्ट्र के बहुत ही वेल नोन जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। उनसे आप अपरिचित बिल्कुल नहीं हैं। उनके 2 चैनल हैं, मराठी में भी और हिंदी में भी। सुरेश कुलकर्णी, सुशील कुलकर्णी जी, बहुत स्वागत है। माफी चाहूंगा। नमस्कार सुशील जी। एमवीए है या खत्म हो चुका है यूपीए की तरह? एमवीए वैसे तो देखा जाए तो एमवीए का अस्तित्व हमें सुनाई देता है। मतलब एमवीए है ऐसा हम सुनते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व महसूस नहीं होता है। जो हमें दिखना चाहिए कि एमवीए है, वो तो कहीं नहीं दिख रहा है एमवीए। लेकिन आपने जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बताया था ना एमवीए का, वो कॉमन जी जी मिनिमम प्रोग्राम ही बीजेपी का विरोध एक और उसका कारण था। तो जी बीजेपी का जी विरोध एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। मतलब ये मिनिमम प्रोग्राम है। हाँ, मतलब उसको कॉमन में मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम प्रोग्राम है उनका। इसी प्रोग्राम के आधार पर आज एमवीए होने के कुछ अंश हमें महसूस होते हैं। बस जी बाकी इसके अलावा एमवीए की अवस्था तो आप जानते ही है कि कैसे होते जा रही है। क्योंकि एमवीए एक ऐसा गठबंधन होगा जो एमवीए के अंदर हर पार्टी को 50% से लेके 30% तक लेके आएगा। मैं जी जी 30% की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो छोटी छोटी पार्टियां महाराष्ट्र के अंदर है, उनको कुल मिलाकर 10% हिस्सा चला जाएगा और 90% में इन 3 पार्टियों को बंटवारा करना पड़ेगा। तो एक राष्ट्रीय पार्टी, 2 प्रादेशिक पार्टियां और छोटी छोटी पार्टियां अगर ये बंटवारा कर ले तो ये खुद को सिमटने जैसा होगा, खुद को कम करने जैसा होगा। इसीलिए एमवीए का अस्तित्व अब बातों में तो दिख रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष में ओंकार जी कुछ भी नहीं दिख रहा है आजकल। अच्छा, अभी
15 कुल मिलाकर के नगर महापालिकाओं के चुनाव हैं जिनमें बीएमसी की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि माना यह जाता है कि पूरे एशिया में सर्वाधिक अगर किसी का बजट है तो वो बीएमसी ही है। तो इसलिए, और ये भी माना जाता है और ये सच्चाई भी है कि पिछले 2.5-3 दशक में अगर शिवसेना को प्राणवायु मिली है तो वो बीएमसी की वजह से ही मिली है। सब कुछ दारोमदार उसका बीएमसी से होने वाली आमदनी पर ही रहता है, टिका हुआ है। और तमाम तरह की रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे, शिंदे गुट, ये सब मिलकर के बना रहे हैं। अमित शाह भी जब आए थे 5 सितंबर को तो वो भी बैठक करके गए हैं, और उन्होंने तो बल्कि खुला स्टेटमेंट दे दिया कि जो गद्दारी करने वाले लोग हैं उनको तो हम सबक सिखाएंगे, उनको हम माफ नहीं करेंगे। उसके बाद हालांकि अब गोरेगांव में जो इनकी अपने कार्यकर्ताओं की रैली हुई थी उसमें एक अलग तरह के सुर में अमित शाह को चुनौती भी दी उद्धव ठाकरे ने। और मेरा कहना यह है कि बीएमसी के चुनाव में, या जो ये 15 नगर महापालिकाएं हैं इनके चुनाव में, क्या एमवीए कहीं दिखाई देगा, या मुंबई में जैसा कहते हैं कि शरद पवार की पार्टी का तो कुछ खास है नहीं, कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ती रही है लेकिन उसकी भूमिका भी बहुत सीमित है। तो ऐसे में क्या एमवीए कम से कम इन जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं इसमें बिल्कुल कोई भूमिका नहीं रहेगी? हालांकि नाना पटोले ये भी कह चुके हैं कि 2024 में हम तो अलग लड़ेंगे। तो क्या मान लिया जाए कि आगे जो भी चुनाव आने वाले हैं एमवीए मिलकर के नहीं लड़ेगा? केवल एक जो आप कह रहे हैं कि बस एहसास है कि हाँ एमवीए है। देखिए ओंकार जी, जो भी आप जितनी भी नगर इकाइयों की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ी नगर इकाई है मुंबई। उसके जी बाद आता है ठाणे का नंबर, ठाणे के बाद पुणे, नासिक, औरंगाबाद जैसी बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो है। इसमें एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि हर एक महानगर पालिका के क्षेत्र में दो ही पार्टियां महत्व रखती है। जैसे मुंबई में शरद पवार की पार्टी का कोई महत्व नहीं है, तो जी जी पुणे में हमें कांग्रेस का अस्तित्व कहीं नहीं दिखता। ठाणे में भी देखा जाए तो अब ठाणे का असली युद्ध तो उद्धव सेना वर्सेस शिंदे सेना, इनके बीच में ही होने वाला है। क्या उद्धव ठाकरे की सेना हासिल करेगी या शिंदे की सेना हासिल करेगी, इसी में ही पूरा जाएगा। नासिक में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है, वहां भी एनसीपी के हालात बहुत बुरे हैं। जी अब जिस जगह एनसीपी है ही नहीं उस जगह कांग्रेस वाले एनसीपी के साथ बराबरी का स्थान देकर क्यों जाएंगे? सही। वैसे ही कांग्रेस के कुछ नेता एनसीपी को सिमटने में लगे हैं, एनसीपी को कम करने में लगे हैं। उनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान तो यही तो बात करते आए थे हर बार कि एनसीपी को आप कंट्रोल में कर लो। अगर अपनी जगह बस एक गठबंधन बनवाना है, बीजेपी को रोकना है, इसीलिए अगर देते जाओगे तो कांग्रेस का अच्छा खासा नुकसान इसमें हो सकता है। जो है वो भी गंवा देना है। कांग्रेस ये भूल करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, सिर्फ बीजेपी को रोकने की चक्कर में। जी जी क्योंकि कांग्रेस कोई ऐसी कुकुरमुत्ता वाली पार्टी तो है नहीं कि आगे अभी अभी आई है, किसी को सोनिया गांधी पर विश्वास नहीं रहा, वो निकल गया, उन्होंने एनसीपी बनवा ली। ऐसी तो कुकुरमुत्ता वाली पार्टी नहीं है कांग्रेस की, जो आ जाता है बारिश के दिनों में किसी भी वृक्ष के टहनी पर उग जाते हैं। कांग्रेस एक लंबी पारी खेली हुई पार्टी है जो अभी बहुत बुरे हालात में है। अगर इसको उभारना है तो कांग्रेस वही खेल खेलेगी जो दुनिया को पसंद ना हो भले ही, लेकिन वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी। अपने हाथों से एनसीपी को सीटें बहाल करना ये नुकसानदायक होगा कांग्रेस के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले नगर निगम इकाई के चुनाव कांग्रेस एमवीए के साथ लड़ेगी, क्योंकि अन्य पार्टियों को साथ लेकर, जैसे मुस्लिम कोई पार्टी हो, कोई दलित पार्टी हो, तो उनको साथ लेकर अगर कांग्रेस जाती है तो अपने वोट बैंक को भी बचा के रख सकती है।
एक बात इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण बोलता हूं, जी जी महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति इससे पहले नहीं होती थी। राज ठाकरे बिल्कुल ने भी सही। ये खुलकर कहा था। जी जी जब भी एनसीपी आई, एनसीपी का निर्माण हुआ, तब से जातिगत राजनीति महाराष्ट्र में ज्यादा चल रही है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हो, कौन से जाति का संपादक होना चाहिए, कौन से जाति का नहीं होना चाहिए, अब ब्राह्मण संपादक नहीं चाहिए, कोई और जाति का संपादक चाहिए, ये वाली बातें एनसीपी के आने के बाद शुरू हुई। इतनी तो जातिगत राजनीति कांग्रेस भी नहीं करती थी, इतनी तो जात वाली कांग्रेस भी नहीं थी। हाँ, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में आगे थी, लेकिन जातीय ध्रुवीकरण के मामले में कांग्रेस भी बहुत सॉफ्ट थी। वैसे इतने जातीय ध्रुवीकरण कांग्रेस ने नहीं करवाया था, दलित जी उद्धार की जी बात जरूर करती थी, लेकिन दलित उद्धार के साथ साथ वो अन्य जातियों को पीछे छोड़ने वाली बात नहीं करती थी। एनसीपी ये कर रही है, और इसी के कारण कांग्रेस को एनसीपी के साथ जाना महंगा पड़ सकता है। और कांग्रेस यही सोच रही है कि अन्य जातियों के पार्टीज या अन्य धर्मियों के पार्टी को अगर साथ लिया जाए तो एक अलग दांव खेला जा सकता है। आज नहीं होगा, 5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल के बाद तो कम से कम एक लोगों तक पहुंचने में हमें कामयाबी मिल सकती है। इसलिए आने वाले चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि एमवीए इनको साथ लेकर चलेगी, तीनों पार्टियों को। ओंकार जी। बिल्कुल सही आपका आकलन है। सुशील जी, जब नवंबर 2019 में एमवीए बना था, 3 लोगों की भूमिका बताई जाती है। एक तो शरद पवार की, दूसरे संजय राउत की और तीसरी रश्मि ठाकरे की, कि इन तीनों ने एमवीए का निर्माण करवाया था और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़वाया था। अब एमवीए का कोई भी घटक दल संजय राउत का जिक्र ही नहीं करता है, जबकि वो एमवीए के निर्माताओं में से एक थे। ये क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, मैं आपके एक शब्द पर आक्षेप व्यक्त करता हूं। जी। संजय राउत एमवीए के निर्माता के रूप में आप जो कह रहे हैं, मुझे आपत्ति उस पर है। अच्छा। मतलब संजय राउत जानते थे कि रश्मि ठाकरे की राजकीय महत्वाकांक्षा क्या है, जी बस। और ये भी वो जानते थे, मतलब रश्मि ठाकरे की राजकीय महत्वाकांक्षा क्या है, इससे ज्यादा रश्मि ठाकरे उसके लिए उद्धव को मना सकती है, ये भी मालूम था संजय राउत को। अब रश्मि ठाकरे की महत्वाकांक्षा, उद्धव ठाकरे की विवशता, इन दोनों का फायदा उठाकर बस वो ले गए बात अपने असली आका शरद पवार के पास। जी ये इन विवशता और इच्छा, इन दोनों का मेल करके शरद पवार के पास ले गए, और शरद पवार तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता में आने ही नहीं देना चाहते थे। इसलिए सही। वो संवादक के रूप में काम किया है इसने, संजय राउत ने। और आप जो बात कर रहे हैं ना कि अब संजय राउत का जिक्र कोई क्यों नहीं कर रहा है, जी बस जी जरूरत खत्म, उसका जिक्र खत्म, सब कुछ खत्म। ये उन संसाधनों जैसा है, मतलब वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो इस्तेमाल करने से पहले जेब में छुपाकर बहुत सावधानी से लिया जाता है, लेकर जाया जाता है, और इस्तेमाल खत्म होने के बाद इस तरह से कूड़ेदान में डाल दिया जाता है उसके कवर के साथ भी, जो किसी को भी पता न चले कि इस्तेमाल हो चुका है। अब वो वस्तु क्या है ये सारे जानते हैं, आप भी जान बिल्कुल गए सही। होंगे कि जी जी पहले जेब में, दुकान से लेकर जेब में डालकर इस्तेमाल करने तक कितना संभाला जाता है। ठीक संजय राउत की अवस्था ऐसी ही है, जब तक उनको इस्तेमाल करना था तब तक सारी पार्टियों ने उनको महत्व दिया, और जैसे ही पता चला कि अब ये खेल खत्म हो चुका है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, उल्टा ये अपने बयानों से दिक्कत में ला सकता है, तो उसको हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात एक, ओंकार जी, जी जी आपने नोटिस किया होगा, कुछ ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है कोर्ट में, उसमें एक मीटिंग का जिक्र है, और जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सिवा उस वक्त के देश के कृषि मंत्री ने एक मीटिंग ली थी
जिसमें संजय राउत फंसे हुए हैं उसी मामले में। शरद 2006 पवार। से ये बात जी चली आ रही है। जी जी मतलब जी। शरद पवार का इस मामले में, पत्राचाल वाले मामले में 2006-07 से इंटरेस्ट है, तब से वो मीटिंगें ले रहे हैं। तो ये सीधी बात है कि शरद पवार शायद इस मामले में इन्वॉल्व है। अगर संजय राउत से ज्यादा संबंध रखे जाए तो ये मामला शरद पवार के सांख को भी आंच लगा सकता है। इसीलिए शायद शरद पवार भी संजय राउत से दूरी रखे हुए है कि इसका कीचड़ मेरे ऊपर ना आ जाए। उद्धव ठाकरे के लिए तो ये बात खत्म सी हो गई है। और वैसे ही मातोश्री पर नार्वेकर के रूप में, जो उद्धव ठाकरे के असली में स्वीय सहायक है, जो सच जी जी। सारे काम करते हैं, वो उनकी और राउत की तो बनती नहीं है। तो नार्वेकर की वजह से मातोश्री पर उनका अब कोई असर नहीं रहा है। रश्मि ठाकरे भी संजय राउत को इतना नहीं चाहती थी, जो उनका रवैया देखकर उनको भी हटा लिया गया, रश्मि ठाकरे भी हट गई। और कांग्रेस के लिए तो इसकी कोई जरूरत है ही नहीं थी, वैसे भी जी नहीं थी। जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। संजय राउत का जिक्र होना ना होना अब स्वाभाविक है ओंकार जी। मैं आता हूं अभी उद्धव ठाकरे की चुनौती पर, हम्म। जो उन्होंने गोरेगांव में अमित शाह को दी कि मुंबई में जीत कर दिखाओ या हमें हरा करके दिखाओ। मुझे याद आते हैं इनके वो बयान जब ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे और इन्होंने ये कहना शुरू किया था कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में करके दिखा लिया, दूसरी जगह पे वो लोग कर रहे हैं, जरा हमारी सरकार गिरा करके दिखाओ, हमारे एमएलए को तोड़ करके दिखाओ, शिवसेना को तोड़ करके दिखाओ, तब हम आपको बताएंगे मुंबई की सड़कों पर और महाराष्ट्र में कि किसी पार्टी को तोड़ने का अंजाम क्या होता है। मतलब वो चुनौती दी थी इन्होंने और टाइम लग गया, लेकिन 2.5 साल के भीतर इनकी पार्टी भी टूटी, इनकी कुर्सी भी गई, इनकी सरकार भी गई, इनके 2/3 एमएलए भी टूटे, 2/3 एमपी भी टूटे, अब इनके पूर्व पार्षद भी टूट रहे हैं, इनके साथ के लोग भी जा रहे हैं एक नाथ शिंदे कैंप में। अब एक और चुनौती दे रहे हैं ये अमित शाह को, इसका अंजाम क्या होगा? वो जो होता है ना टारगेट फिक्स करना, मुझे लगता है बीजेपी का टारगेट शिवसेना ही फिक्स करके दे रही है। जी जी। चलो चलो, अब इस बार आप मुंबई जीत लो, इस बार आप पुणे जीत लो, इस बार आप इतने विधायक जीत लो, यही टारगेट शिवसेना ही फाइनल करके दे रही है। उद्धव ठाकरे अपने प्रतिमा को बचाने के लिए, अपने महिमा मंडन के लिए ये सारी बातें कह तो रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें सच होने वाली है ये भी उनको पता है। मुझे आजकल उद्धव ठाकरे के सलाहकार कौन है इस पर ही आश्चर्य होता है। किस तरह की बातें करते हैं उद्धव ठाकरे, ऐसे लग रहा है कि कोई पार्टी का नेता नहीं बात कर रहा है, ऐसा लगता है कि कोई बच्चा बात कर रहा है, छोटा बच्चा। जिस तरह से अब मैं ये करूंगा, अब मैं माँ को बुलाऊंगा, अब मैं बाबा को बुलाऊंगा, फिर देखेंगे वो तुम्हें, इस तरह की बातें करते हुए उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। जी जी। मुझे एक बात आप देख लीजिए मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, कि भारतीय जनता पार्टी कोई नीचे वाली पार्टी नहीं रही है। लगभग शिवसेना जितने ही पार्षद चुनकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगभग सही। शिवसेना के जितने ही। थोड़ा सा अंतर था, अगर उसी वक्त बीजेपी ये दावा करती कि कुछ सालों के लिए हमें चाहिए मेयर मुंबई का, तो देना पड़ता। शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस को कोई तकलीफ नहीं दी थी, इसलिए देवेंद्र फडणवीस के उसके एवज में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिवसेना के हाथ में थमा दी थी। वरना भारतीय जनता पार्टी उसी वक्त चाहती 15-16 के इलेक्शन में, तभी वो अपने हाथ में ले सकते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे की ये बयानबाजी अगर हम देखें तो एक बात सीधे तौर पे पता चलती है कि आज मुंबई के ही कुछ विधायक एकनाथ शिंदे के पास है, एकनाथ शिंदे खुद बीजेपी के पास है, बीजेपी वैसे ही वहां पे अच्छा काम कर रही है। बहुत सारे विधायक, बहुत सारे सांसद भी मुंबई के अभी एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ ही है, लगभग लगभग सारे, ऐसे कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी। एक वरली
का छोड़ के, मतलब आदित्य ठाकरे जो वर्ली से है ये एक छोड़ के, क्योंकि कीर्तिकर भी अभी लगभग शिंदे के पास ही, गजानन कीर्तिकर जो स्थानीय लोकाधिकार समिति के प्रमुख भी रहे हैं, वो भी चले गए। अब वो उनकी भी बात कुछ अलग ही सामने आ रही है। तो इसी तरह से कोई भी अगर अपने हाथ में नहीं बच रहा है तो विवशता से मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे ऐसे बयान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन बयानों में कुछ दम है। जो भी नुकसान होगा वो उद्धव ठाकरे का ही होगा, ये आप जान लीजिए ओंकार जी। सुशील जी, दशहरा रैली की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के काफी खींचतान रही, और जो प्ली दी गई बीएमसी की तरफ से वो तो बड़ी सॉलिड थी। और पुलिस की रिपोर्ट चाहे जो रही हो, लेकिन बीएमसी ने जो इनका आवेदन खारिज किया था वो तो बेस बनाया था कि गणपति विसर्जन के समय प्रभा देवी में जो दोनों गुटों में संघर्ष हो गया, और उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे गुट ही पुलिस स्टेशन भी पहुंच गया था, ये आरोप लगाते हुए कि स्थानीय एमएलए ने फायरिंग तक कर दी थी। यानी इन्होंने खुद ही शो किया था कि कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी। तो ऐसे में अगर एक ही दिन यानी 5 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर दोनों गुटों की रैलियां होंगी, चाहे एक की बीकेसी मैदान में हो रही हो, दूसरे की शिवाजी पार्क में हो रही हो, तो क्लैश की संभावना तो, आशंका तो रहेगी। और मुझे नहीं पता कि किस बेस पर हाई कोर्ट ने इनको परमिशन दी है वहां रैली करने की, लेकिन जब तक ये डिसाइड ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग से कि असली शिवसेना कौन सी है, तब तक ये सवाल तो खड़ा होगा। तो प्रश्न ये है कि जो दशहरा रैली है शिवाजी पार्क की और उधर बीकेसी मैदान में शिंदे गुट की, तो ये तो सब जानते हैं कि इसलिए दोनों ने ताकत लगाई है और ताकत लगाएंगे भी भीड़ जुटा करके प्रदर्शन करने की, क्योंकि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और एक संदेश और संकेत देना चाहते हैं मतदाताओं को। लेकिन जो विवाद खड़ा हुआ और अब जिस तरीके से ये कॉलर खड़े कर रहे हैं उद्धव ठाकरे कैंप के लोग और खुद उद्धव ठाकरे भी, इसका क्या संदेश जा रहा है पब्लिक के बीच में? एक तो जो ये पैदा होने की स्थिति हम बोल रहे हैं कि कोई क्लेश पैदा होगा, बीकेसी का मैदान और दादर का मैदान, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, 30-35 किलोमीटर का अंतर है और रास्ते भी अलग अलग है। तो वो दोनों भीड़ का कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। और बात बीकेसी मैदान और शिवाजी पार्क वाले मैदान की है, तो शिवाजी पार्क वाला मैदान बीकेसी से बहुत छोटा है। बीकेसी एक बहुत बड़ा मैदान है जहां पर बड़ी रैली हो तो ही उसको कवर कर सकते हैं। मतलब 50,000 से 75,000 तक लोग शिवाजी पार्क में बैठ सकते हैं और 1 लाख के ऊपर के लोग 1.5 लाख तक की कैपेसिटी है बीकेसी वाले, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कहा जाता है उसको, जी। वहां के मैदान की कैपेसिटी है। तो अगर दोनों मैदान भरते हैं तो वैसे ही शिंदेगढ़ की प्रबल रहेगा, ये बात तो तय है। मुझे लगता है कि अगर दिया नहीं जाता इस तरह से कोई मैदान दिया नहीं जाता तो एक स्वाभाविक सहानुभूति वाली भावना उद्धव ठाकरे बटोर सकते थे कि देखो हमें रैली भी नहीं करने दी, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह से शिवसेना को लूटा जा रहा है, इस तरह को शिवसेना को, बाला साहब ठाकरे के बेटे को। क्योंकि आजकल उद्धव ठाकरे यही एक राग अलापते हुए दिख रहे हैं। वो आदित्य ठाकरे उधर गद्दार 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 वाली भाषा बोलते रहते हैं और उद्धव ठाकरे इधर एक ही भाषा बोलते हैं और वो है कि बाला साहब के पुत्र को, बाला साहब के पुत्र को, बाला साहब के पुत्र को। यही एक उद्धव ठाकरे की भाषा है। कहीं से सहानुभूति ना क्रिएट करे, इसीलिए उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बयानबाजी आ रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे मराठी में एक कहावत है, आवळा देऊन कोहळा काढला। इसका मतलब होता है आंवला देके बड़ा सा, क्या बोलते हैं आपको, हमारे यहाँ भोपड़ा बनते हैं ना, उसको बड़ी सब्जी होती है वो, वैसे बड़ा आकार का होता है, उसको निकाल लेना। मतलब कद्दू जो बड़े बड़े आकार वाला। जी हाँ, छोटा फल देकर बड़ा फल, भोपड़ा कहा जाता है उसको, उसको निकाल लेना। तो शायद सरकार की तरफ से
यही एक विचार हो गया होगा कि जाने दो, नहीं तो ये दिलासा घोटाला की बात करते ही करते हैं, तो जाने दो, होने दो। तो जाने दो होने दो वाली जो बात है, इसी को अपना यश मानकर ये घूम रहे हैं। लेकिन असली यश तब मिलेगा, रैली का यश असली यश नहीं है। 50,000 की भीड़ महाराष्ट्र से लोगों को बुलाकर एक मैदान में कुर्सियां डालकर बिठाने से, उस भीड़ से शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी है, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। राज ठाकरे शिवाजी पार्क पर ही रैलियां करते हैं, इससे बड़ी बड़ी रैलियां महाराष्ट्र में करते हैं, लेकिन जब विधायक चुनने की बात आती है तो एक आता है, सही। बाकी सारों के डिपॉजिट जब्त हो जाते हैं। सांसद की बात आते हैं तो एक भी सांसद राज ठाकरे चुनकर नहीं ला सकते हैं। शरद पवार की सभा के लिए भीड़ तो बहुत जंग होती है, लेकिन सिर्फ 4 या 5, ज्यादा से ज्यादा 8 सांसद आते हैं, उससे ज्यादा शरद पवार सांसद चुनकर नहीं ला सकते। तो शिवाजी पार्क पर जमा हुई भीड़ ये लोकमानस का प्रतिबिंब है, इसको समझना नहीं चाहिए, बड़ी गलती होगी। ऐसी रैलियां और ऐसी भीड़ तो हर जगह जमा होती। इंस्टा भीड़ जो होते हैं, इंस्टाग्राम पर फोटो निकालने कर छोटे 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 रील्स डालने वाले या वीडियो डालने वाले, उनके लिए ऐसी रैलियां एक बहुत बड़ी परवनी होती है। कुछ ना कुछ तो ऐसे बयान आते ही रहते हैं, उद्धव ठाकरे तो कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हैं, तो टुकड़े टुकड़े हट करके उस भाषण को अगर डाल दिया जाए इंस्टा पे या शॉर्ट रील पे, तो बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने को मिल जाते हैं। तो यही वाले मामले बहुत ज्यादा होते हैं भाई। ये इंस्टा वीर, यूट्यूब वीर बहुत सारे वहां पे जमा हुए होते हैं जो रील के जरिए पैसा कमाने के लिए वहां आ जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को पकड़ने के लिए। 10-12 हजार तो लोग ऐसे ही यही कैटेगरी के जमा होते हैं। जब कोई भी उद्धव की रैली होती है या आदित्य की रैली होती है, तब जरा महाराष्ट्र के इंस्टा अकाउंट्स को आप टैली करके देख लो। मैंने ये बता भी दिया था जी जी। आदित्य की एक रैली इंस्टा पर इतने रील्स डाले जाते हैं, फेसबुक पर इतने रील्स आते हैं और अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बिल्कुल। तो इसी के लिए ये सारे लोग जमा हुए होते हैं। आजकल पॉलिटिकल पार्टियों में बनी भीड़ किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है ओंकार जी। और इनके अंतर विरोधों पर क्या कहेंगे? जब सरकार जा रही थी तो इनकी तरफ से भी कहा गया कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनने का कोई लालच नहीं है। लालच नहीं था तो आप बन क्यों गए थे? सवाल तो यही खड़ा होता है। दूसरी बात, फिर इनके बयान आने शुरू हुए कि ये तो वैसे ही है जैसे वृक्ष से सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर बसंत के बाद जो है नई कोपलें फूटती हैं, नए फल आते हैं, ये इनका क्या है? फिर जिसका जिक्र आपने किया कि इनके बेटे आजकल महाराष्ट्र में घूम घूम करके, खास तौर से जिन्होंने बगावत की है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के इनको गद्दार कह रहे हैं, पीठ में छुरा भोंक दिया ये कह रहे हैं। और उद्धव ठाकरे भी जिस तरीके से कई बार तो मतलब गाली गलौज की भाषा में बात करते हुए दिखाई देते हैं, एकनाथ शिंदे के लिए भी, उनके साथियों के लिए भी, यहाँ तक के अभी गवली के लिए भी उन्होंने जो बात कही है कि एक तरफ उन पर आरोप और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उनसे राखी बंधवा रहे हैं, ये इनका फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करता है? एक तरफ तो आप उनको सूखे पत्ते बता रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुझे तो कोई लालच ही नहीं है मुख्यमंत्री का पद का, दूसरी तरफ लगातार आपके फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहे हैं। तो ये शो नहीं कर रहा है कि आप भीतर से बिल्कुल एकदम टूट चुके हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं पब्लिक को? बिल्कुल। उद्धव ठाकरे की हर भाषा इसी तरह को प्रतीत कर रही है, इसी बात को उजागर कर रही है कि उद्धव ठाकरे सच में अंदर से हिल गए हैं। आप अगर बारकाई से देखें तो उनके भाषण में एक न एक बार तो बाला साहब ठाकरे का जिक्र आता ही है। वो जानते हैं कि शिवसेना के लिए, शिव सैनिकों के लिए बाला साहब ठाकरे ही एकमात्र ऐसा नाम है जिनका नाम लेकर शिव सैनिकों को बहकाया जा सकता है, बहलाया जा सकता है। लेकिन अगर यही नाम लेकर मैं उनको भड़काऊं
और आरोप करूं कि बाला साहब ठाकरे के बेटे के ऊपर कितना अन्याय हुआ है, तो बाला साहब ठाकरे नाम का सिक्का अब उद्धव चलाना चाहते हैं। बहकी बहकी मतलब पूरी बहकी बहकी बात है। उन्होंने कहा था कि अमित शाह, जब मुंबई में बारिश आई थी तो अमित शाह कहां थे? जब विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब मुंबई में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई थी, और उस वक्त अमित शाह कहां थे? ये भूल गए शायद कि अमित शाह उस वक्त विरले ही राजनीति में नजर आते होंगे। जी जी। गुजरात की सरकार में वो कुछ अहम भूमिका भी नहीं निभाते होंगे, जी बहुत जी। बड़ी। और वो गुजरात के नेता थे, देश के नहीं। लोग सवाल ये भी पूछते हैं उद्धव ठाकरे से कि भाई जब मुंबई में बाढ़ आई थी तब आप कहां थे? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, तब बाला साहब का निधन नहीं हुआ था। बाला साहब को मातोश्री में अकेला छोड़कर सुरक्षित खुद को महसूस करने के लिए उद्धव ठाकरे ट्राइडेंट होटल में चले गए थे रुकने के लिए। तो ये खुद मुंबई को पानी में छोड़कर एक सुरक्षित होटल में चले गए थे, बाला साहब की देखभाल करना छोड़कर चले गए। तो यही वाली बात वो उद्धव ठाकरे बार बार बोल रहे हैं, और एक ही बात के हर हर एक भाषण में आप देखिए, बाला साहब के पुत्र के साथ ऐसा किया गया। क्या आपको मान्य है? बाला साहब के पुत्र को पद से निकाला गया। क्या आपको मंजूर है? बाला साहब की शिवसेना को आपसे छीना जा रहा है। क्या आपको मंजूर है? मेरे बाप को मुझसे चोरी करके ले जा रहे हैं। क्या आपको मंजूर है? बस बाप 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 बाप, यही एक बात इतनी बार बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग भी अब बाप रे बाप बस कर यार, इतना बोलने की नौबत में आ चुके हैं। तो ये बात जब आदमी हर कोई अपनी चीज हाथ से छूट जाता है तो ये सहानुभूति वाले वाक्य इसीलिए बोलने लगता है कि उनके पास अब बताने के लिए बाकी कुछ नहीं रहा है, और साथ ही साथ वो अंदर से टूट नहीं, बिल्कुल उखड़ गए हैं। क्योंकि जो मुंबई उनके हाथ में थी, जो मुंबई उनकी शक्ति थी, वहीं से लोग निकलकर जा रहे हैं। कीर्तिकर की तो उन्होंने अपेक्षा ही नहीं की थी, बाकी लोग तो आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब मनोहर जोशी ने ना कभी एक बयान दिया कि ये गलत हुआ है, ना कभी बयान दिया कि ये सही हुआ है। वैसे भी वो आजा बहुत बीमार है, लेकिन मनोहर जोशी भी नहीं आए। दिवाकर रावते उनके साथ जरूर है, लेकिन इसलिए है कि अब ढलती उम्र के ढलते दिनों में 80 हो चुके हैं। अब कहां जाके और किसको क्या करूंगा, बाला जी साहब के विरोध में क्यों जाऊं? इसलिए वो चुप है, उद्धव के साथ नहीं है। भले ही वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हो ना हो, लेकिन वो उद्धव के साथ नहीं है, वो चुप है। यही बात उद्धव को खाए जा रही है कि जिन लोगों का साथ चाहिए था वो उद्धव को उन्हीं के स्वभाव के कारण उद्धव खोते जा रहा है। और साथ ही साथ बीजेपी का एक सपोर्ट भी उनके साथ अब नहीं रहा है, और सत्ता भी बीजेपी के हाथ में है, जो सारी की सारी चीजें सामने ला सकता है। क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं उनके सारों के तार जुड़ते हैं उद्धव के साथ ही। यामिनी जाधव वाला मामला हो, प्रताप सरनाईक वाला मामला हो, ये सारों के सारे सारे के तार उद्धव ठाकरे या मातोश्री के साथ जुड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और यही चिंता उद्धव को सताई जा रही है। बस मैं परास्त नहीं हुआ हूं, मैं हारा नहीं हूं, या मैं डरा नहीं हूं, हारा भी नहीं हूं, डरा भी नहीं हूं, ये दिखाने के लिए जो उद्धव बात कर रहे हैं वही बातें साबित कर रही है कि उद्धव हारे भी है और डरे भी है। बहुत सही बात आपने कही है। आप तो बहुत घूमते भी हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं। अभी पंचायत चुनाव के नतीजे भी हमने देखे हैं, जिसमें शिवसेना का तो लगभग सफाया है। 20 एक जगह उनको कामयाबी मिल पाई है। इनसे ज्यादा 12 सीटें तो 12 12। जी, इनसे ज्यादा तो शिंदे गुट को मिल गई हैं। और जो पंचायत चुनाव के नतीजे हैं उससे ये भी पता लगता है सुशील जी कि महाराष्ट्र की जो आगे आने वाली राजनीति है उसमें तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेज एनसीपी आगे की राजनीति चले, क्योंकि रूरल एरिया में एनसीपी ने फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो मेरा सवाल ये है कि जो लोगों का जो मानस है, जनमानस जिसको कहते हैं, वो शिंदे के साथ है या उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रहा है?
देखिए, मैं इतने धाड़स के साथ तो नहीं कहूंगा कि जनमानस पूरा का पूरा शिंदे के साथ है। मैं ये जरूर कहूंगा कि शिवसैनिकों का जो मानस है वो शिंदे के साथ है ज्यादा। जी शिवसेना एक जो पार्टी है और उसका शिवसेना इज्म था, हिंदुत्व को लेकर चलने वाले लोग थे, वो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, इसका एक कारण है उनका। जी शिवसेना में जितने भी नेता जिला प्रमुख से लेके आगे वाले पद तक थे, तालुका प्रमुख तक नहीं जाऊंगा मैं, जिला प्रमुख से लेके ऊपर वाले जो पद थे, उनमें मातोश्री की परमिशन के बगैर उनको कुछ भी करना नहीं होता था। या अगर वो कुछ कमाते हैं तो मातोश्री का ध्यान भी रखना पड़ता था, जो शिंदे की नेतृत्व वाले राजनीतिक पार्टी में नहीं करना पड़ता है। मतलब अगर कोई जिला प्रमुख कुछ काम करके पैसे कमाता है तो उसका हिस्सा मातोश्री तक दे के आओ। जैसे हमने सुना था कि वो यशवंत यादव की डायरी में पता चला था 2.5 करोड़ मातोश्री के लिए, 50 लाख की घड़ी वाला मामला हमने वो सुना था, डायरी, जी जी यशवंत यादव वाली डायरी। तो इसी तरह की डायरियां कई जगह लिखी गई है। यहां तक कि मिनिस्टरों को मिलने वाला फंड भी मातोश्री को नैवेद्य दिखाए बिना उन मंत्रियों तक नहीं पहुंचता था। और जी यही जी एक दिक्कत थी लोगों को कि यहां टोल दिए बगैर आगे जाना ही नहीं होता था। ये टोल नाका ही अगर खत्म होता है, टोल मुक्त पॉलिटिक्स होता है, तो ये लोगों के लिए अच्छा ही है। तो यही टोल मुक्त पॉलिटिक्स शिवसेना में एकनाथ शिंदे दे रहे हैं, बल्कि लोगों को अपने ही बड़ा कर रहे हैं। यही एक बात है कि शिवसेना के लोग एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओंकार जी। चलते चलते शरद पवार पर भी थोड़ी सी बात कर लें हम्म। सुशील जी। ये कहा जा रहा है कि उद्धव सेना को तो लगभग भारतीय जनता पार्टी ने किनारे कर दिया है, निपटा दिया है, और एक बड़ा जो उनका मिशन था उसमें उनको कामयाबी मिल चुकी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह अमेठी में राहुल गांधी को हराया गया स्मृति ईरानी को भेज करके, अगला टारगेट भारतीय जनता पार्टी का ये है कि बारामती जो गढ़ माना जाता है शरद पवार का, वहां कड़ी चुनौती दी जाए। नतीजा क्या होगा वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगस्त मिड में निर्मला सीतारमण का वहां का टूर और जो बाकी की अभी कवायद चल रही हैं पर्दे पर भी और पर्दे के पीछे भी, उससे लग ये रहा है कि अगला टारगेट शरद पवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहेंगे? शरद पवार के पुत्री का पिछले इलेक्शन में अगर आप ये देखे, मतों की गिनती देखे, तो वो लगातार घटती जा रही, लगातार घटती जा रही। सुप्रिया सुले ने पहले इलेक्शन में जितने वोट लिए थे वो 19 के इलेक्शन में नहीं लिए। मतलब लगातार वोटों में घटती, वोट घटते नजर आ रहे। एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि बारामती लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बारामती खुद, दौंड 2, खड़कवासला जो पुणे शहर में है 3, इंदापुर 4, पुरंदर 5 और भोर 6, ये 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें से दौंड और खड़कवासला अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। भोर जो कांग्रेस के हाथ में है, वहां के विधायक की शरद पवार से बिल्कुल नहीं पटती है। मतलब जी जी आधे चुनाव क्षेत्र, आधे विधानसभा क्षेत्र विपक्ष के हाथ में है। अब आधे ही है शरद पवार के हाथ में, इंदापुर, पुरंदर और बारामती। बारामती विधानसभा क्षेत्र में शरद पवार की चलती रहेगी, ये हम मान लेते हैं। लेकिन जी जी पुरंदर में अभी बहुत बुरे हाल है, दौंड में भी बुरे हाल है, और इंदापुर से एक बड़े राजकीय मराठा नेता अब भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हो चुके। जी 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 तो ये गणित बताता है कि अगली बारी सुप्रिया के लिए बहुत मुश्किल में जाने वाली है। अगर आप मराठा नेतृत्व चाहते हैं तो वहां पे इंदापुर वाले भूतपूर्व मंत्री है, वो भी आएंगे, वो भी मैदान में है, हर्षवर्धन पाटिल। साथ ही साथ पुरंदर से जो भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं विजय शिवतारे, वो भी मैदान में आ सकते हैं।
धनगर जाति, मराठा जाति या किसी भी जाति का तगड़ा उम्मीदवार आज बीजेपी के हाथ में है, तो 2024 के चुनाव में अमेठी जैसा ही रिजल्ट अगर बारामती में आता है तो उसका कोई आश्चर्य नहीं होगा ओंकार जी। और सुशील जी, जो तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, उस घटना को आप किस तरीके से ले रहे हैं? मैं एक बात में समअप करूंगा, एक ही बात में बताऊंगा जी। अजीत पवार ईडी के मेंबर है, ईडी के, ही इज ए मेंबर ऑफ ईडी टीम। आप सोचेंगे कि ये कैसे, क्योंकि जरांडेश्वर पे उनके ईडी की रेड हो चुकी थी, आप उनको ईडी का मेंबर कैसे मानते? ये ईडी जरा अलग है, ये ई फॉर एकनाथ, डी फॉर देवेंद्र वाली ईडी है। भले ही अजीत पवार विपक्ष के नेता हो, लेकिन वो ईडी के टीम मेंबर के हैसियत से ही काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सुप्रिया सुळे के गट की तरफ से जो भी कुछ आरोप सरकार पर लगाए जाते हैं, अजीत पवार बिल्कुल उसका विपरीत बयान देते, मुझे दिलासा घोटाला सर से जड़ से हटा देते हैं अजीत पवार अपनी बातों से। ये सारी बातें अगर हम देख ले अजीत पवार की आजकल की, तो ताल कटोरा वाली जो बात थी अजीत पवार को बात न करने देने की, अजीत पवार की अभिव्यक्ति को दबाने की, तो मुझे लगता है अजीत पवार कोई बड़ा दांव खेलने के फिराक में है, क्योंकि उन्होंने कल ही कहा था मैं तो राज्य का गृह मंत्री बनना चाहता था, लेकिन मुझे पार्टी हाईकमांड ने बनने से मना कर दिया। उनको लगता था कि बाद में ये किसी की नहीं सुनेगा। ये जो वाक्य अजीत पवार कह रहे हैं वो अगले किसी बड़ी घटना का ही दर्शाते हैं ओंकार जी। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है सुशील कुलकर्णी साहब, कि कुछ भी हो सकता है और अजीत पवार फिर कोई दांव खेल सकते हैं। इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील। थैंक यू सो मच। नमस्कार।